नॉर्थ ईस्ट के इस भाग में हम बात करेंगे मेघालय के बारे में, उसके प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, और आजादी के बाद से वहां पे कैसे कैसे और क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसके सॉल्यूशन के लिए हमको उसके रूट को, उसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बिना हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज जो मेघालय का राजधानी शिलोंग है, वहां का हालत बहुत ही खराब है। वहां पे जो नॉन ट्राइबल्स है, बाहर के जो लोग जाके वहां पे बहुत दिनों से बसे हुए हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, और बोल रहे हैं कि ये भी बिना किसी कारण का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना किसी कारण के कुछ भी होता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो हम चलिए जानते हैं उस कारण के बारे में। शायद आप लोगों को पता हो कि नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट्स हैं वो ट्राइबल स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। 1830 से पहले वहां पे जितने भी जनजातियां हैं वो सब हिंदू ही थे, वो हिंदू सभ्यता का हिस्सा थे। बट उनके जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है वो अलग अलग थे, जैसे कि बाकी राज्यों में है। हमारे जो भारत है, इसकी यही तो पहचान है, अनेकता में एकता। मेघालय के महान 3 क्रांतिकारियों के शौर्य गाथा भी हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, जिसका कि नाम था यूक यांग नोगबा और पा तोंगन संगमा और यू तिरोत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों के साथ कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी अपनी जमीन और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। 1830 में एक अमेरिकन बाप्टिस्ट फॉरेन जो मिशनरी सोसाइटी है वो नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है, और धीरे धीरे वहां के जो ट्राइबल्स है उनको लालच देकर उनको जबरन ईसाई बनाना स्टार्ट कर देती है। और 90s आते आते ये लोग चेरापूंजी तक पहुंच जाते हैं, और उस समय इनको 2 और मिशनरीज वहां पे ज्वाइन करती है, जिसका पहला नाम वेस्टर्न बाइस्टेरियन चर्च है और दूसरा है रोमन कैथोलिक चर्च। ये और फिर क्या था, इनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश राज्य था और ये सारे उसके अंदर ही आते थे। और ये जो इनका धर्म है ईसाई, इसको फैलाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे भी बात बने, इस पॉलिसी के तहत इन्होंने मेघालय में भी ह्यूज कन्वर्जन किया। और आप ये सेंसस रिपोर्ट देख सकते हैं कि कैसे ये जो क्रिश्चियनिटी का ग्राफ है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है अभी तक। 19 के शुरुआत में ये जो सेंसस का रिपोर्ट था उसके मुताबिक 6.16% क्रिश्चियनिटी थी वहां पे, और 1950 आते आते यहाँ पे 24.66 हो गई। और वहीं 1991 आते आते ये 64.58% बढ़ गई, और 2001 में ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, 74.59% हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में सेंसस रिपोर्ट आने वाला है, उसमें ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ते हुए देखने की उम्मीद है। 19 में इसका विरोध भी बहुत हुआ। वहां पे एक सेन खासी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बहुत संघर्ष किए, इसके लिए बहुत आवाज उठाए, इसको बंद करने के लिए, कन्वर्जन के काम को बंद करने के लिए। लेकिन तब तक जो मिशनरीज का प्रभाव था वो बहुत बढ़ चुका था, जिसके कारण आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और जनजातियां हैं जो इसका विरोध करती रहती हैं और आज भी कर रही हैं, जैसे कि होजांग है, कूच है और रामभा ट्राइबल्स हैं, जो कि अभी भी अपने ट्रेडिशन और जो एनिमिस्ट रिलीजन वो लोग मानते थे उसी को फॉलो करते हैं अभी तक। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैं अभी तक बताया हूं। अब सवाल ये आता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये नॉन ट्राइबल्स का एंट्री कब और कैसे हुआ, तो हम आगे जानते हैं इसके बारे में। 1972 तक तो ये जो मेघालय है वो असम का ही हिस्सा हुआ करता था, और जो शिलोंग है वो असम का कैपिटल हुआ करता था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कैपिटल है तो वहां पे जो डेवलपमेंट है वो बाकी हिस्से से ज्यादा होगा, वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, और या फिर काम का बात कर ले वो भी सारे अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा होगी। और जो नॉन ट्राइबल्स का नॉर्थ ईस्ट में आने का बात हुआ, खासकर मेघालय में, तो ये दो टाइम पे हुआ। फर्स्ट टाइम पे जबकि ब्रिटिशर्स को लेबर का जरूरत पड़ती थी, तो वो बंगाल से और बिहार से और दूसरे स्टेट है वहां के नजदीक में, वहां से उन लोगों को लेके जाते थे और वहां पे डंप कर देते थे और उनसे काम करवाते थे। और दूसरा जो यहाँ ये माइग्रेशन हुआ था वो हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। पार्टीशन के टाइम पे ज्यादातर बंगाली हिंदुओं को फोर्सली माइग्रेट कर दिया गया एज ए रिफ्यूजी मेघालय में, और ज्यादातर लोग शिलोंग में, और फिर एक दूसरा जगह है बराक वैली,
जो कि असम में पड़ता है, वहां पे सेटल हो गए। मेघालय में खास करके शिलोंग में नेपाली लोगों का भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहता है, ऑलमोस्ट 2 लाख। ये लोग भी माइग्रेट होकर ही यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग काम के तलाश में और कुछ लोग कोल माइंस हो रहा था, कोल माइंस के लिए काम के लिए यहाँ पे आए थे और यहीं पे सेटल हो गए। जब शहर डेवलप होता है तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो इस काम में जो बाहर के मारवाड़ी लोग थे वो बिजनेस के लिए वहां पे गए और वहां पे बाहर के जितने भी सामानों की जरूरत होती थी वो उसका ट्रांसपोर्ट शहर में करने लगे और वो लोग भी वहीं पे सेटल हो गए। 1978 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जो ट्राइबल्स है और नॉन ट्राइबल्स है ये इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंड हो गए थे सब। इससे हुआ ये कि जो मेघालय वहां पे हिंदुत्व का भी एक अपना जगह बनने लगा और जो ट्राइबल्स लोग थे वो भी इस संस्कृति से खुद को रिलेट करने लगे और वो भी इसी भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन के एक पार्ट है। लेकिन ये सब क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको राष्ट्र नहीं आ रहा था, उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा था। तो उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने 20 मार्च 1978 को खासी स्टूडेंट यूनियन यानी कि केएसयू का गठन किया और इस एनजीओ में वही लोग शामिल होते थे जो कि पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस हो और इसका असर भी राज्य में दिखने लगा। 1979 में दिवाली के दिन केएसयू के लोगों ने मां काली की मंदिर और प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया और हिंदुओं को मारा। जो वहां पे डिवोटीज थे, पूजा का पाठ कर रहे थे, उनको मारा और हिंदुओं के घरों में आग लगा दी और उन्हें घरों से निकाल कर बर्बरता के साथ मारा, औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार किया और ये सब सिलसिला चलता रहा और अभी तक ऐसा ही चल रहा है। 1980s में एक वहां का पॉलिटिकल लीडर था मार्लिन माजवा, जो कि केएसयू से जुड़ा हुआ था और उसने कहा था कि वी डोंट लाइक आउटसाइडर्स टू स्टे हियर, मतलब कि वहां पे कोई बाहर वाला नहीं रह सकता है, वो उसको पसंद नहीं है। और मजे की बात यह है कि उसका बाप खुद केरला से था और उसकी माँ जो थी वो खासी जाति से बिलोंग करती थी। एक और रूह कपा देने वाली घटना हुई थी 1987 में गौरी डे के साथ। ये एक बंगाली हिंदू थी जो कि वहीं पे सेटल थे। ये न्यूली मैरिड कपल थे जिसका कि केएसयू के लोगों ने ये रेप किया था और वो एक प्रेग्नेंट महिला थी और उसके पति को खंबे से बांध दिया था और उसके सामने केएसयू के लड़कों ने उसका रेप किया था और इतने से भी मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट में बम्बू डाल दिया था। जैसे कि दिल्ली में जो घटना हुआ था, सेम लाइक निर्भया। बीएन शर्मा कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से लेकर 1992 के बीच हजारों नॉन ट्राइबल्स को मार दिया गया था मेघालय के अंदर इन जो एनजीओ बना है केएसयू इसके द्वारा। और 1992 में केएसयू के लोगों ने एक दुर्गा पंडाल पे हमला कर दिया था, वो भी पेट्रोल बम से, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और कई लोग मरे भी थे। और 2018 में सिख परिवारों पे हमला किया और 2020 में मतलब कि इस साल में कई सारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। तो ये एनजीओ है या फिर आतंकवादी संगठन, समझ ही नहीं आता। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय में हिंदुओं की जो संख्या है वो 34% से घटकर 9% पर आ गई है और अभी अगले साल 2021 में जो सेंसस रिपोर्ट आएगी उसमें ये संख्या और भी घटने की उम्मीद है। 1978 से अब तक 3 और एनजीओ बन चुके हैं जो कि केएसयू की तरह ही है। उसमें कि एक का नाम है FKJGP, दूसरा का कॉस्मो एंड HYNF। ये सारे एनजीओ जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। मिशनरीज ने स्टेट को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि गवर्नमेंट तक को ये कंट्रोल करती है, उस पर भी इनका पूरा प्रभाव है। और इनको जो फॉरेन फंड्स है वो अनअकाउंटेड फॉरेन फंड्स आते हैं और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स जाते हैं स्टेट डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या फिर कई सारे परियोजनाओं के लिए, इन सारे पैसों को भी ये अपने तरीके से यूज करते हैं क्रिश्चियनिटी को इलीगली तरीके से फैलाने के लिए और हिंदुओं के विरुद्ध यहाँ पे ये सारे यूज होता है इस एनजीओ के द्वारा। मेघालय की एनएनपी सरकार ने एक एक्ट बनाया है, मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 19A का डायरेक्ट वायलेशन करता है। इन्हीं एनजीओ की मदद से जो ये मिशनरी से एक सेपरेट नॉर्थ ईस्ट कंट्री की मांग कर रही है और एक नया डिमांड जुड़ गया इन लोगों का ILP का, यानी कि इनर लाइन परमिट का। मतलब अब हमको मेघालय में जाने के लिए किसी भी काम के लिए या फिर वहां पे हमें विजिट करना है टूरिज्म के लिए, उसके लिए हमको परमिट लेना पड़ेगा। सेम लाइक वीजा, जैसे दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमको वीजा की जरूरत पड़ती है उसी तरह का। तो ये एक तरह से ये देश को बांटना चाहते हैं। जैसे कि पहले कश्मीर था
और ऐसे ही इसको भी करना चाहते हैं। 2020 के शुरुआत से ही मेघालय का जो कंडीशन है वो तनावपूर्ण रहा है। अब एक कांड हुआ था वहां पे कि जो ये केसीयू के लोग हैं एक नॉन ट्राइबल्स को ढूंढते हुए उसका पीछा करते करते एक गांव इचमती पहुंच जाते हैं और वहां पे हिंदुओं का जो घर था उसको जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। उल्टा उन्हीं का एक आदमी उसी में मारा जाता है इस पूरा प्रकरण में। और उसके बाद क्या, उसके बाद जो राज्य का मुसीबत बढ़ जाता है और उन लोगों ने दिनों दिन 8 नॉन ट्राइबल्स को पूरा मार देते हैं और पूरा शहर में आगजनी करते हैं, आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाते हैं और एंटी नेशनल नारे लगाते हैं, जैसे कि खासी बाई बर्थ और बाई ब्लड और इंडियंस बाई इंसिडेंट, इस तरह का नारे लगाते हैं। मतलब कि वो खुद को इस देश का नागरिक नहीं समझते हैं। जैसे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो खुद को भारतीय नहीं मानती हैं, ऐसा उन लोगों का दावा होता है हमेशा। और हमेशा उन लोगों के जो बात होता है उनमें ये सारी चीजें खुलकर आती हैं सामने। और अभी इस साल का 11 महीना चला गया है और ऑलमोस्ट इसमें से 6 महीने वहां पे कर्फ्यू लगा था मेघालय में। तो मेघालय का कंडीशन आप इसे पता कर सकते हैं। जैसे कश्मीर का कंडीशन 370 हटने से पहले था, उस तरह का कंडीशन मेघालय में धीरे धीरे होता जा रहा है। अब तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सडनली नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से प्रोग्राम किया हुआ है। और हाँ, इस साल के शुरुआत से ही ये सारे मिशनरीज जो हैं और एनजीओ हैं ये बिलबिलाए हुए हैं। इसीलिए एनजीओ और ये जो इन्फ्लुएंस सरकार है इनका, जिसपे इनका प्रभाव है, उसकी मदद से देश में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसके बारे में जानते हैं अभी। ब्रिटिश राज से इन मिशनरियों का यही काम रहा है कि ये ट्राइबल्स को और गरीबों को लालच देकर या फिर उनको जबरन धर्मांतरण, रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे हैं। और इस काम में बहुत सारे एनजीओ भी जुड़े हुए हैं और विदेशों से भी इनकी फंडिंग की जाती है। ये जो एनजीओ हैं इनके जो सालाना खर्च होता है उसके लिए मिशनरीज 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ भारत में ये खर्च करती है, इन लोगों पे स्पेंड करती है कन्वर्जन और इलीगल कामों के लिए, साथ ही अपना पूरा प्रभाव जो उनका है उसको बनाए रखने के लिए। ये जो रिपोर्ट है ये 10 साल पुराना है, तो अभी के समय में ये पैसा और बढ़ चुका होगा और उसका हमें अभी तक अंदाजा नहीं है कि कितना बढ़ा होगा। इनके सारे काम और जो ट्रांजैक्शन है वो सारे इलीगल और फर्जी होते हैं। और कांग्रेस सरकार भी इनका पूरा समर्थन कर रही थी जब भी वो सत्ता में थी, इसीलिए इन लोगों का मन और बढ़ता चला गया और ये धड़ल्ले से इस काम को तेजी से बढ़ाते रहे। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है इनकी पोल खुलती जा रही है। मोदी सरकार ने कई सारे सैकड़ों एनजीओ को बंद कर दिए हैं जो कि इस तरह के इलीगल काम कर रहे थे और अभी जो है उनकी जांच चल रही है। उनके जो फंडिंग है, उनके जो ट्रांजैक्शन है, उनकी डिटेल निकाली जा रही है और उनका भी जांच चल रहा है। अगर गलत पाए जाने पे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। 2019-20 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ 4 और ये जो मिशनरीज ग्रुप है उनको भारत ने बैन किया है और उनका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इतनी डरी हुई है कि उसने अपने भारत में सारे ब्रांचेस और ऑफिसेस को बंद करके भाग गई है और उनके जो अकाउंट्स वगैरह थे वो सारे अभी तक सीज किए जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। और ऊपर से सरकार जो है वो एनआरसी और सीए लेकर आ गई। इतना सब देखकर इनका जो प्रोपोगेंडा है और सालों से लगाई जो इनकी दुकान है वो इनको बंद होती हुई दिखाई दी, इसीलिए ये सारे बिलबिलाए हुए हैं। और इन सब का बदला लेने के लिए ये लोग अपने प्रभाव के हिसाब से पूरे देश में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। जहां भी इनका मौका मिल रहा है वहां पे ये अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। बिकी दे जैसे कुछ लोग हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं वीडियो के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, उनपे भी ये लोग फर्जी एफआईआर करा रहे हैं, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। इस देश में लीगल तरीके से अपनी आवाज उठाना और अपने अधिकार के लिए लड़ना और उसके लिए आवाज उठाना, लोगों को जागरूक करना, ये एक तरह से इनके लिए इलीगल है और ये लोगों को मार सकते हैं, वो लीगल है। तो इस एनजीओ के द्वारा उसको बहुत सारे लाइव थ्रेट मिले हैं और उसके साथ दो तीन और लोग थे, उनको भी धमकी मिल रही है, उनके खिलाफ भी फर्जी एफआईआर कराए गए हैं। मेघालय को समृद्ध और डेवलप करने में अपने जीवन का पूरा योगदान देने के बाद भी नॉन ट्राइबल लोगों को सेफ्टी नहीं मिल रही है। उनका पूरा जीवन है वहां पे डर के साये में बीत रहा है और वहां के उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल और कॉलेजेस में पीटा जा रहा है, वो डर रहे हैं, वहां पे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां जलाया जा रहा है। वो लोगों को अभी रास्ते में अकेले चलने से डर लग रहा है, कोई भी आके मार दे रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है। लेकिन
सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके, कान बंद करके सोई हुई है। राज्य के जो गवर्नर है उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी गालियां दी जा रही है, उनको भी ये धमकियां दी जा रही है। जबकि आपको पता है कि ये जो गवर्नर है उनका कितना पावर है, वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं, हजारों लोगों को मरवा सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर भी क्योंकि, और ये सब का कारण क्या है, क्योंकि वो भी एक नॉन ट्राइबल है और ये सब करने के बाद भी ये लोग खुद को सो कॉल्ड एनजीओ बताते हैं और काम कर रहे हैं। भाई आतंकवादी वाले तो क्रेडिट लेने में क्यों डर रहे हो, क्रेडिट भी लो ना आतंकवादियों का। सरकार से हमारी यही अपील है कि ऐसे सो कॉल्ड एनजीओ को आतंकवादी संगठन घोषित करके बैन कर देना चाहिए और वहां पे जो नॉन ट्राइबल्स लोग हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनको पूरी तरह से सेफ्टी दिया जाए। ये भारत है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को, सबको इक्वल राइट्स देता है कहीं भी रहने का, और सारे जो ह्यूमन राइट्स है वो सारे राइट्स सबको मिलते हैं। लेकिन फिर क्यों ऐसे मिशनरीज के और जिहादियों के प्रभाव में आकर लोग अपने खुद के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, ये पूछता है भारत। एंड ऑफ द डे इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आखिर मरना सबको है, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, तो प्यार से रहो ना यार, क्यों ये सब मारकाट मचा रहे हो झूठ मूठ का, इससे क्या हासिल होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को ये नॉर्थ ईस्ट की जो जानकारी है वो पहुंचे, क्योंकि लोग इससे अवेयर नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है किसी को इसके बारे में पता ही नहीं होता है और इसीलिए वहां पे इस तरह के कांड होते रहते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। धन्यवाद।